अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा मैथ 621 का क्विज़ है। आप को मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे शेयर करूँगी, आप उनको रीड आउट कर लें। इंशाल्लाह हो आपका जो क्विज़ है वो 10 आउट ऑफ 10 आएगा। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताती हूँ, आप उनको रीड आउट करें, उनको समझें और आपका जो क्विज़ है वो बहुत अच्छा होगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले और मैं आप इसी तरह आपसे के लिए वीडियोस बनाती रहूं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। वो आपसे इसको दो तरह से पूछ सकता है कि अ सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होता है। यहाँ पे वो इस तरह से पूछ सकता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ डैश, तो वो बाउंडेड होता है। उसके बाद अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एस इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। ये एक थ्योरम है। थ्योरम जो है वो आपने अच्छे तरह से याद करना है कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, कब कर रहा है, जब उसका नेबरहुड कंटेन कर रहा है इनफाइनाइट एन को। ये आपका हो गया। उसके बाद सीक्वेंस इज़ नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कम नहीं हो रहा, वो ज़्यादा हो रहा है। जब कोई चीज़ ज़्यादा हो रही होती है तो हम उसके साथ ग्रेटर दैन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो हम मेरे पास नॉन डिक्रीजिंग के साथ क्या आ गया, एस एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एस एन माइनस वन। और अगर नॉन इंक्रीजिंग है मतलब वो इंक्रीज़ नहीं हो रही, कम हो रही है, तो हम उसके साथ लेस दैन इक्वल टू का साइन लगाते हैं। एस एन लेस दैन टू एस एन माइनस वन हो गया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज़ है मोनोटॉनिक सीक्वेंस। मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होता है, वो सीक्वेंस यहाँ तो वो नॉन इंक्रीजिंग होता है या वो नॉन डिक्रीजिंग होता है। उसके बाद अगर एस एन ग्रेटर दैन, एक और कंडीशन है, या तो वो सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग होता है या वो नॉन डिक्रीजिंग होता है। इसके अंदर आपके पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू को यानी लेस दैन और इक्वल टू का साइन होता है। अगर हमारे पास सीक्वेंस आ जाए एस एन, वो सिर्फ ग्रेटर दैन है एस एन माइनस वन पे, तो उस वक्त हमारा जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग होगा। वाइल अगर हमारे पास एस एन लेस देन एस एन माइनस आ जाए तो वो उस टाइम हमारा सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग होगा। अगर सीक्वेंस जो है वो नॉन डिक्रीजिंग है तो उस टाइम हम लिमिट लगाएं, अगर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास वो नॉन डिक्रीजिंग पे जो सीक्वेंस है वो सुप्रीमम ऑफ एन के इक्वल आता है। एस एन किसके इक्वल आता है, सुप्रीमम ऑफ एन के, अगर नॉन डिक्रीजिंग है। और अगर वो सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग है तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इन्फीमम ऑफ एस एन के इक्वल आता है। ये आपकी दो कंडीशंस हैं। उसके बाद ये वाला एमसीक्यूज आप रीड आउट ज़रूर कर लें कि अगर हमारे पास कोई बीटा सुप्रीमम ऑफ एन है ये, तो आप उसको किस तरह से लिखते हैं, तो वो बीटा में से एप्सिलॉन को माइनस कर देते हैं और इस कंडीशन को लिखते हैं। और अगर एस एट वाला अगर एस एन बाउंडेड है और डिक्रीजिंग है तो वो कन्वर्ज करेगा। अगर वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि हमारे पास एस एन इज़ बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग, देयर फॉर वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट होता है। और अगर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, तो उसमें हमारे पास एस एन क्या होगा, बाउंडेड और डिक्रीजिंग होगा या अनबाउंडेड या नॉन इंक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा। तो आपको एक एमसीक्यू उसको दो या तीन टाइप्स में चेंज करके दे सकते हैं। तो आपने बड़े ध्यान से इनको रीड आउट करना है कि हमारे एमसीक्यूज़ को वो कितने शेप्स में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ये 9th वन है, एक्स एन और एस एन। उसने दो टर्म्स ले लिए हैं। उसने कहा है कि हमेशा कोई फिक्स नंबर, एन कोई फिक्स नंबर है और एन हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू एन होता है, और ज़ीरो लेस दैन, ये आपके पास कंडीशन है ज़ीरो लेस दैन एक्स। इसमें कोई दो सीक्वेंस है तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू होगी वो हमेशा ज़ीरो लेस दैन एक्स एन लेस दैन इक्वल टू एस एन होगी। फिर उसके बाद एस एन है, एस एन अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो क्या करेगा, इसमें क्या हो जाएगा कि एक्स एन अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को। ये इसी के 9th की ही इनका ही रिलेशन है, आगे शो हुआ होगा कि अगर एस एन अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को देन एक्स एन ज़ीरो हो जाएगा। और अगर पी ग्रेटर देन ज़ीरो है और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1 की पावर एन पी लिखें
तो वो ज़ीरो हो जाती है। अगर वो पूछ सकते हैं कि p हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे 1/1 n की पावर p क्या होगा, ज़ीरो होगा आंसर में, या इन्फिनिटी होगा, तो हमारे पास ज़ीरो होती है। और अगर n अंडर रूट p है, p ग्रेटर देन ज़ीरो की कंडीशन पे ही हम उस पर लिमिट लगाते हैं तो वो हमारे पास 1 आता है। अगर n अंडर रूट p है, यहाँ हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर रूट p है, p स्क्वायर रूट के ऊपर n की पावर है, या फिर हम लिख सकते हैं p की पावर 1/n है। तो हमारे लिमिट लगाएं तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। और अगर n की पावर में p है तो वो हमेशा हमारे पास 0 के इक्वल आता है। इसी तरह अगर n अंडर रूट n है, मतलब n की पावर में 1/n है, तो हमारे पास 1 के इक्वल आता है। ये आपके 3 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छी तरह देखना है। उसके बाद अगर मॉड ऑफ x है वो हमारे पास लेस देन 1 है तो हमारे पास लिमिट लगाने से xn जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद p ग्रेटर देन 0 है, अल्फ़ा क्या है उसका रियल है, अल्फ़ा को उसने रियल नंबर बताया है। जैसे हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं वो है। और उसके बाद लिमिट हमने लगाई जब हमारे पास कंडीशन इक्वेशन क्या थी कि n की पावर n थी, a थी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर में n था, और हमने इसके ऊपर कंडीशन लगानी थी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करना था, तो हमारे पास पूरी टर्म जो है वो इसमें ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह से ये कुछ टर्म्स हैं, एस एन उसने एस ले लिया है, टी एन उसने टी ले लिया है, एस और टी उसने कहा कोई फाइनाइट टर्म्स है। जब भी कुछ इस तरह से आ जाएगा तो हमारे पास सी एस की सब्सक्रिप्ट ने एन दिया हुआ है तो वो अगेन हमारे पास सी एस वापस आ जाएगा। अगर हमारे पास सी कोई कांस्टेंट है अगली वाले में और वो कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं तो हमारे पास एन ख़त्म हो जाएगा, एस एन प्लस टी एन है तो वो एस प्लस टी रह जाएगा। अगर वो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हमारे पास n ख़त्म हो जाएगा, वो बस s माइनस टी रह जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमारे पास n ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एस टी रह जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास वो डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पर आपके पास आता है आगे इक्वल s ओवर टी, ये आपके पास आगे आता है, n ख़त्म हो जाता है। अगर हमारे पास 21 है, 21 है, अगर एस एन डिक्रीजिंग है तो हमारे पास जो लिमिट लगाने से अगर कोई नॉन डिक्रीजिंग है तो हम जब नॉन डिक्रीजिंग का वर्ड आ जाता है तो हमारे पास एस एन किसके इक्वल हो जाता है, सुप्रीमम ऑफ एन के। और अगर एस एन नॉन इंक्रीजिंग है तो हमारे पास एस एन इन्फीमम ऑफ एस एन के इक्वल आ जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। उसके बाद सीक्वेंस, every sequence of real number has a unique limit superior s and unique limit inferior s in the extended real and s is less than s। वो कह रहा है कि आपके पास कोई ऐसा रियल नंबर्स हैं, उसकी यूनिक लिमिट है, सुपीरियर के लिए हम s के ऊपर बार यूज़ करते हैं, इन्फीरियर के लिए हम s के नीचे बार यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपके पास कंडीशन क्या आएगी, उसके लिए आपके पास कंडीशन आएगी कि s लेस देन है एस से, ये कंडीशन आएगी आपके पास। ठीक है। उसके बाद अगर सीक्वेंस रियल नंबर का कॉची सीक्वेंस कब किसे कहते हैं, कॉची सीक्वेंस कहते हैं अगर हमारे पास कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, उसके अंदर कोई इंटीजर है n, मतलब 1 इंटीजर्स क्या होते हैं प्लस माइनस की फॉर्म में होते हैं, तो हमारे पास उसके लिए कंडीशन है कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एस एम जो है वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉची सीक्वेंस कहेंगे। वो कहेंगे कॉची सीक्वेंस क्या है, तो उसके पास MCQs दे सकता है कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन, मॉड ऑफ एस एन माइनस एस एम ग्रेटर देन एप्सिलॉन। फिर वो आपको क्या दे सकता है कि एस एन प्लस एस एम लेस देन एप्सिलॉन। तो आपने देखना है कि एस एन को एस एम से माइनस करें और मॉड की फॉर्म हो और वो लेस देन एप्सिलॉन हो, तो वो कॉची सीक्वेंस होगा। कॉची सीक्वेंस जो है एस एन कोई कॉची सीक्वेंस है रियल नंबर्स का, तो वो कह रहा है कि एस एन उस टाइम क्या होगा, एस एन उस टाइम हमारे पास बाउंडेड होगा। वो यहाँ से दो तरह से दे सकते हैं, बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा, तो वो बाउंडेड होगा। उसके बाद है जी कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन, इसको भी कह सकते हैं, या फिर हम इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करें। ये
पीछे वाली स्टेटमेंट है, बस इसको थ्योरम की फॉर्म में वो दे सकता है। सेम वही है, काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि रियल एस एन कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है, फिर हमने एस एन माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन को प्रूव करना है। ये दो तरह से उसने दिया हुआ है। इसको वो ये भी कह सकता है काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन। उसके बाद 27 है, काशी सीक्वेंस एस एन बाउंडेड होगा। कब बाउंडेड होगा? जब एस एन और एस एम फाइनाइट होंगे। ठीक है, यहाँ पे एन और एम आता है। काशी सीक्वेंस एस एन क्या है? वो कहेगा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है जब एस एन और एस एम फाइनाइट है। फिर लिमिट फिर हमारे पास 28 है कि लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर क्या होता है। जब सुपीरियर लिमिट होगी एस एम माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन, और जब इन्फीरियर होगी एस एम माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ये कोई इनके लिए इंटीजर के लिए फॉर सम एम एन इंटीजर्स एम एन, और एम एन जो है वो लेस देन एन है। उसके बाद आपके पास ई कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर है जिससे पता चलता है, और अगर एस एन इक्वल है एस एम के, तो सो एस एन क्या होगा हमारे पास? कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा? वो कन्वर्ज करेगा। फिर वो कह रहा है डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज़ हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज़ हैं that does not diverge to plus minus infinity is said to oscillate या oscillatory। तो वो कह सकता है कि oscillatory में क्या होता है? oscillatory में कहता है कि वो डाइवर्जेंट कोई सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है, वो कभी भी डाइवर्ज नहीं करती। किस पे जाके डाइवर्ज नहीं करती? प्लस माइनस इन्फिनिटी को। यहाँ पे भी कह सकता है कि वो डाइवर्ज नहीं करती आपकी प्लस इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे या बोथ पे या ज़ीरो पे। तो आपने याद रखना है कि ऑसिलेटरी में वो डाइवर्ज नहीं करती प्लस माइनस इन्फिनिटी पे। उसके बाद जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, 32 सम ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज़ इज़ यूनिक होती हैं। कन्वर्जेंट सीरीज़ का सम हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई ए एन सीरीज़ हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं, तो हम उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो वो हमारे पास आंसर क्या आता है? ज़ीरो के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। और अगर हमारे पास कोई हार्मोनिक सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है? हार्मोनिक सीरीज़ होती है 1/n की फॉर्म में। अगर हम उस पर लिमिट लगाते हैं तो वो भी ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कोई नॉन नेगेटिव टर्म है। नॉन नेगेटिव टर्म्स क्या होती हैं? जब हमारे पास अगर हमारे पास ए एन जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो हो, और किसके लिए एन क्या है? कोई ग्रेटर दैन और इक्वल टू के हो, मतलब के क्या हो? 1 2 3 अप टू सो ऑन हो। तो सीरीज़ को नॉन नेगेटिव कहते हैं जब ए एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो हो। सीरीज़ नॉन नेगेटिव की टर्म में या तो वो कन्वर्ज कर सकती हैं टू फाइनाइट लिमिट, या वो डाइवर्ज कर सकती हैं। अब नॉन नेगेटिव की टर्म्स है, कन्वर्ज कब करेगी? जब हमारे पास फाइनाइट लिमिट होगी। और डाइवर्ज कब करेगी? इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी। नॉन नेगेटिव की ये कंडीशन है कि कन्वर्ज करेगी फाइनाइट पे और डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी पे। अगर एस एन, उसके बाद 37 है, अगर एस एन नॉन डिक्रीजिंग है तो हमारे पास लिमिट लगाने से एस एन किसके इक्वल आ जाता है? सुप्रीमम ऑफ एस एन के। और अगर एस एन नॉन इंक्रीजिंग है तो लिमिट लगाने से वो इक्वल आ जाता है इन्फीरियर ऑफ एस एन के। उसके बाद हमारे पास है, ये आपने ये देखें कि ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, आपने इसको बस देखना है। वो बस आपको इस तरह से दे देगा कि फाइंड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करें। आपके पास उस टाइम सिर्फ 90 सेकेंड्स होते हैं, तो आप इसको इस तरह से देखें कि आप वहाँ पे देखें तो आपको समझ आ जाए कि इसका ये आंसर है। क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप कॉपी पेंसिल लेकर इसको सॉल्व करने बैठे, लेकिन कुछ जो सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व कर लें कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं। अब उसने हमें लिमिट दे दी है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे n/2 प्लस लॉग ऑफ n 3n + 4 √10। तो इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास आंसर आता है 1/6। उसके बाद जो हमारे पास है, अगर ए एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो है, एन क्या है? ग्रेटर दैन के है। ये हमारे पास किसकी कंडीशन थी? नॉन नेगेटिव सीरीज़ की टर्म की। उसने कहा है कि ए एन कन्वर्ज करेगा अगर उसका
पार्शियल सम बाउंडेड है, और ए एन डाइवर्ज करेगा टू इन्फिनिटी इफ दे आर नॉट बाउंडेड। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला है एस एन इक्वल टू 1/n एस साइन एन पाई/4, ये इसका आंसर जो है वो आपके पास 2 आता है। आपने इसके ऊपर लिमिट जब अप्लाई की, देखिए पहली वाली कंडीशन साइन एन पाई/4, साइन पाई साइन 180 होता है, साइन 180 पे आप जब पूरे पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यह पहली वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। 2 आगे आ गया, फिर 1 + 3/n, 3 इन्फिनिटी करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, 1 + 0 हो गया, फिर नीचे में 1 + 1/n है, 1 इन्फिनिटी करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। और 1/n आपके पास हार्मोनिक सीक्वेंस भी होता है। 1 हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो आपके पास क्या बन गया, 2 × 1 + 0 और आवर 1 + 0 बन गया। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस का आंसर क्या आता है, इसका 2 आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है सीक्वेंस, सब सीक्वेंस की डेफिनेशन है। सब सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस होता है कुछ सीक्वेंस टी के है और उसके अंदर एक और सीक्वेंस है एन के जो है सब स्क्रिप्ट में है उसके, और के इसके पास कंडीशन होती है के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की, और एन के को इंक्रीजिंग फाइनाइट सीक्वेंस है इन द डोमेन ऑफ एस एन। हम इसको किस डोनेट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं सब सीक्वेंस को बाय टी के बाय एस एन के। टी के किसके इक्वल है, एस एन के, और वहाँ पर कंडीशन होती है के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से याद क्या करें, वो थ्योरम के अंदर से एमसीक्यूज बना देते हैं। हमारे पास पॉइंट को एक्स बार है, लिमिट पॉइंट है एस का, अगर उसका सीक्वेंस एक्स एन ऑफ पॉइंट इन एस सच दैट एक्स एन इज़ नॉट इक्वल टू एक्स बार फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वो कह रहा है कि एक्स बार कोई लिमिट पॉइंट है एक्स का, कोई इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। आपने इसकी दोनों साइड प्रूव करनी है। अगर आपको प्रूव वो कहे तो दोनों साइड प्रूव करनी है। तो उसके बाद वो कहता है कि कोई एक्स एन है, एन नंबर है, वो इक्वल नहीं है एक्स बार के, और एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास लिमिट लगाने से क्या, वो एक्स एन इक्वल, हमारे पास लिमिट लगाने से क्या होगा, लिमिट लगाने से क्या होगा कि एक्स एन इक्वल हो जाएगा एक्स बार के। उसके बाद कुछ ये सब सीक्वेंस की उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ सीक्वेंस है डिफाइन किया गया -1 की पावर n, 1 + 1/n। वो कहता है कि ये कभी भी कन्वर्ज नहीं करता, लेकिन अगर इसको सब सीक्वेंस करते हैं तो वो कन्वर्ज कर जाएगा। बट एस एन हैज़ सब सीक्वेंस दैट डू। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर n जो है वो 2k पुट कर दें, एन हमने क्या पुट कर दिया, 2k पुट कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो कन्वर्ज कर जाएगा। उसके बाद वो कहता है अगर एक्स एन बाउंडेड है तो एक्स एन क्या करेगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अगर एक्स एन अनबाउंडेड अबव है तो एक्स एन हमारे पास एक्स एन का जो सब सीक्वेंस है वो क्या होगा, एक्स एन के इक्वल टू इन्फिनिटी। और अगर एक्स एन बाउंडेड बिलो है तो हमारे पास एक्स एन क्या होगा, -इन्फिनिटी के इक्वल होगा। हमारे पास 3 कंडीशंस हैं सब सीक्वेंस की। अगर एक्स एन बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगा, अगर एक्स एन बाउंडेड अबव है तो वो इन्फिनिटी होगा, और अगर एक्स एन बाउंडेड बिलो है तो वो -इन्फिनिटी होगा। उसके बाद एक लेमा है, लेमा के अंदर से भी एमसीक्यूज बनकर आ जाते हैं कि आपके पास उसने दिया है कि कोई एन सफिशेंटली लार्ज नंबर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एन जो है वो ए एन के इक्वल है। उसकी कंडीशन है कि वो इनफाइनाइट सीरीज़ पे कन्वर्जेंस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ए एन भी कन्वर्ज कर जाता है। वो कह सकता है कि ए एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है इनफाइनाइट सीरीज़ पे, तो ए एन क्या करेगा, हमारे पास जो मेन ए एन है वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। जब कोई एक चीज़ कन्वर्ज कर रही होती है तो वो उसका अगली टर्म भी कन्वर्ज करती है। सिमिलरली वो कह रहा है कि कोई हमारे पास ए एन टर्म है वो सेटिस्फाई कर रही है इनफाइनाइट सीरीज़ में डाइवर्जेंस को। अगर कोई चीज़ डाइवर्ज कर रही हो तो उसका लिमिट लगाने से वो ए एन भी डाइवर्ज करता है। उसके बाद आपके पास है ये आपके पास सब सीक्वेंस में सुपीरियर की है कि अगर हमारे पास एस एन है वो हमारे पास स्ट्रिक्टली लेस देन है इनफाइनाइट मैनी एम के लिए,
अच्छा ये है, अगर एस एन बाउंडेड अबव है तो वो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज नहीं कर रहा, तो उसके अंदर कोई यूनिक रियल नंबर होता है। यूनिक रियल नंबर में क्या होता है कि अगर हमारे पास लार्ज एन है तो वो हमारे पास सुपीरियर एप्सिलॉन में ऐड होता है, और अगर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी एन है, बहुत ज़्यादा है, तो वो सब्ट्रैक्ट होता है सुपीरियर माइनस एप्सिलॉन में, अगर हमारे पास बाउंडेड अबव है और वो डाइवर्ज नहीं कर रहा माइनस इन्फिनिटी को। और अगर हमारे पास बाउंडेड बिलो है एस एन और वो डाइवर्ज नहीं कर रहा इन्फिनिटी को, तो उसके अंदर में रिलेशन क्या होगा, अगर वो लार्ज एन है तो वो इन्फीरियर के में से एस को एप्सिलॉन को माइनस कर देगा इन्फीरियर ऑफ एस को, और अगर इनफाइनाइटली मैनी एन है तो वो इन्फीरियर में से एप्सिलॉन को ऐड कर देगा। उसके बाद आपके पास है ये वाले एमसीक्यूज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ये वाला, सीरीज़ अगर ए एन कन्वर्ज कर रही हैं तो आपके पास ये कोई पावर है -1 की पावर एन, ए एन ग्रेटर दैन 0, ए एन +1 लेस दैन ए एन, तो आपके पास ए एन क्या करेगा, ए एन क्या होगा, ए एन 0 हो जाता है। अगर ए एन कोई चीज़ कन्वर्ज कर रही हो तो हमारे पास जो लिमिट लगाने से ए एन क्या होता है, वो 0 हो जाता है। उसके बाद है, अगर हमारे पास कोई ए एन कन्वर्ज कर रहा है सम ए पे, मतलब हमारे पास ए एन किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो अगर उसके पास उस टाइम उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका सीक्वेंस भी कन्वर्ज करता है। हमने एक पीछे चीज़ पढ़ी थी, उसका सम क्या करता है, वो भी कन्वर्ज करता है। तो हमारे पास उसका जो कैपिटल ए एन है वो ए के +1 ए एन तक इक्वल है, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए, तो हमारे पास उसका सम भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और उसके बाद है ए एन अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीरीज़ है हमारे पास, तो ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ सीरीज़। तो यहाँ पे इस तरह से पूछ सकता है कि कोई ए एन इनफाइनाइट सीरीज़ है, ए एन nth टर्म सीरीज़, nth टर्म है सीरीज़ का, तो वो सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि सुपीरियर ऑफ एन स्क्वायर पे लिमिट लगाएं और इन्फीरियर ऑफ एन स्क्वायर करें, तो हमारे पास हमेशा इन्फिनिटी आता है। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। उसके बाद वो कह रहा है सुपीरियर ऑफ -1 की पावर एन 1 - 1/n करें तो हमेशा 1 आता है। अगर इन्फीरियर है n-1/n तो हमेशा -1 आता है। अगर इन्फीरियर है तो हमारे पास -1 आता है, और अगर सुपीरियर है तो हमारे पास 1 आता है, और अगर उनका स्क्वायर है तो हमारे पास वो इन्फिनिटी आता है। उसके बाद है कि 1 + -1 की पावर n इंटू एन स्क्वायर है, तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आता है। ये आपने टर्म्स हैं, इनको रीड आउट कर लेना है। ये वैसे एक दो इनमें से आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है इतनी। तो इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि कोई एस एन सीक्वेंस है रियल नंबर का, तो हमारे पास लिमिट एस एन क्या होगी, वो एस के इक्वल होगी। और अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, अगर पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है, एस एन को एस के इक्वल प्रूव करना है, फिर हमने कहना है कि लिमिट सुपीरियर है एस एन की, एस इन्फीरियर एस एन की जो है वो एस के इक्वल होगी। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर सीक्वेंस का रियल नंबर, एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ ए यूनिक लिमिट सुपीरियर एस बार एंड यूनिक लिमिट इन्फीरियर एस बार। यूनिक में आगे भी मैंने आगे भी आपको बताया कि एस जो है वो बार के नीचे आता है, एस जो है एस के नीचे जो है वो बार आता है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि इस तरह का कोई सीक्वेंस हो तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि इन्फीरियर ऑफ एस लेस देन होता है सुपीरियर ऑफ एस के, और सुपीरियर ऑफ आर एन की पावर्स हैं। अगर मॉड आ गया है ग्रेटर देन 1 पे, तो उस टाइम हमारे पास सुपीरियर ऑफ आर की पावर एन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर मॉड ऑफ आर इक्वल टू 1 आ गया तो उस टाइम हमारे पास 1 के इक्वल होगा। अगर लेस देन 1 होगा तो वो 0 होगा। और अगर इन्फीरियर की बात करें तो इस टाइम हमारे पास अगर मॉड आ गया ग्रेटर देन 1 है तो सॉरी लेस देन 1 है तो वो 0। उस टाइम पे मॉड आ गया था ग्रेटर देन 1 पे इन्फिनिटी था, इस टाइम पे मॉड आ गया लेस देन 1 पे 0 हो गया है। उधर 0 किस टाइम था, लेस देन 1 पे, इधर भी 0 किस टाइम पे है, लेस देन 1 पे। और अगर हमारे पास ग्रेटर देन आ गया है लेकिन मॉड नहीं है तो वो इन्फिनिटी के, और अगर इक्वल टू 1 है तो वो सेम इसकी कंडीशंस हैं, आपने इनको देख लेना है। आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, आप इनको रीड आउट करेंगे। उम्मीद है आपका जो थ्योरम, आपका जो क्विज़ है वो बहुत अच्छा होगा। होप सो अगली वीडियो के लिए वेट करें, इंशाल्लाह। होप सो मैं अगली आपका जो भी क्विज़ आएगा वो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। और इससे पहले जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी आसानी हो और आप भी इनको